देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो हालात आज देश में बने हुए हैं और जिस तरीके से, क्योंकि मैं दिल्ली के संदर्भ में बात करूंगा क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी से हूँ। एक मिनट देखिए, तो मैं एक तो चाहूंगा कि थोड़ा सा डिबेट सही कराइए। ये देखो, ये आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, ऐसे कैसे डिबेट? आप जवाब दीजिए ना, एक मिनट मैं आपको एक चीज को, मैं आपको टोकूंगा नहीं, मैं आपको वार्निंग दूंगा। अब मैं वार्निंग दूंगा। मैं राजेश मुझे बोलने दो, राजेश मुझे बोलने दो। मैं आपको टोकूंगा नहीं। अब मैं आपको वार्निंग दूंगा। और हमारे शो में एक बार अगर वार्निंग मिली तो मेरे 6 महीना, देखो किसको निकाला हुआ है हमने, वही हैं, पहुंच गए वहां पे जहां से आए थे। जी, मेरा कहना है कि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं कि अब तक ईडी और सीबीआई का जो दुरुपयोग होता रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट, 5 जजों के जज कह दें कि दिल्ली के अंदर कुछ अधिकार है ट्रांसफर के, पोस्टिंग के, काम करने के। जिस सरकार को चुना दिल्ली की जनता ने, उसको आप काम नहीं करने दोगे तो काम कैसे होंगे? अधिकारियों को आप लेके आएंगे। तो इस तरीके से अगर आप सरकारों को रोकेंगे तो आपके पास अध्यादेश आपने पूछा कि देश में रोड जरूरी है। मैं कहता हूं देश में सबसे जरूरी, रोड से भी ज्यादा कुछ जरूरी है तो लोग हैं। अगर लोग नहीं रहेंगे, अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा तो क्या सड़क का करोगे, क्या किसी चीज का करेगा? जिस तरीके की राजनीति ये लोग कर रहे हैं, एक दूसरे को जिस तरीके से दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है, आप जेलों के अंदर जबरदस्ती लोगों को बंद करे जाएंगे तो किस तरीके से हो? ये लोकतंत्र के बिना आ गए क्या चुनकर? आम आदमी पार्टी आज ये बात कर रहे हैं, किसने जब चुना? आप लोगों ने इसको चुना नहीं क्या? देशवासियों ने नहीं चुना, दिल्ली की जनता ने। कमाल है, ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। अरे आम जनता ने ही चुन के भेजा और लोगों का ही पैसा खा लिया और शीश महल में डांस कर रहे हैं। और शीश महल आपने कहा, जैसे आपने कहा ना, इस लाइन के पीछे आ जाओ, ये इस लाइन के पीछे नहीं आएंगे, ये लाइन तोड़ने वाले लोग हैं, ये किसी कानून को नहीं मानते। आपने कहा लाइन के पीछे आ जाओ, हम आ गए, ये आगे चली गई ना, ये कोई लाइन नहीं तोड़ेंगी। ये बेईमान लोग हैं, लोकतंत्र को खत्म करेंगे, लोगों को लड़वाएंगे, आपस में लड़ने भिड़वाएंगे, यहाँ भी लड़ाई करेंगे। सिर्फ बदतमीजी, झगड़ा, बदतमीजी, लोगों को उकसाना और कोई काम नहीं। आम आदमी पार्टी कहती थी लालू प्रसाद भ्रष्टाचारी है, और उसी से पहले गले मिली है रामलीला मैदान में। 100 रुपया चंदा लिया था आम आदमी पार्टी ने ऑटो वालों से, तब जाकर के पार्टी बनी है। वे कहते थे लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी है, और उसी से पहले गले मिलने गई है कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। ये आम आदमी पार्टी इस देश में वही ले आना चाहती है। कांग्रेस पार्टी कौन से मुद्दे पर चल रही है? 300 यूनिट बिजली फ्री, 2 रुपए किलो चावल। इस देश को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी खड्डे में डालना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का यह नारा है कि हम नहीं तो कोई नहीं। मुझे किसी ने कहा कि कर्नाटक में 200 यूनिट फ्री हुआ, लेकिन 201 अगर हो गया तो बड़ा मुश्किल हो गया वहां पे। हाँ जी, फार्मूला मतलब फार्मूला यही है कि तुमसे हम ऐसे नहीं लेंगे तो ऐसे घुमा के लेंगे तुम्ही से लेंगे हम। राजेश विल रिस्पॉन्ड। अगर ये अडानी को दे रहे तो ठीक है, किसी गरीब जनता को 200 यूनिट मिल जाए, इनके पेट में तकलीफ हो गई। अगर ये अंबानी को कुछ भी दे रहे तो इनके पेट को कोई तकलीफ नहीं है। अगर मैं कोई भी काम अगर ऐसा हो जाए, इनके पेट में दर्द हो जाता है। ये महबूबा मुफ्ती के साथ में सरकार बनाए, अब वो आतंकवादी हो गई। बनाई ना, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई ना, मायावती के साथ बनाई ना, नीतीश कुमार को पलटू कर रही है, बना। राजेश हटो यहां से, मेरी जगह है। राजेश ने कहा कि सड़क से ज्यादा, हालांकि मैं नहीं मानता, सड़क से ज्यादा जरूरी जनता है। ठीक है भाई, जनता तो है, जनता या तो यहां से चले जाओ या तो चुपचाप खड़े रहो। सड़क से ज्यादा जरूरी जनता है, क्योंकि जनता को लेकिन सड़क चाहिए। लेकिन एक चीज और है, आपकी पार्टी का गठन राजेश इस पर हुआ था कि भ्रष्टाचार मुक्त और ईमानदार वाला। तो फिर सवाल का जवाब तो काहे गले मिलने चले गए वहां? मैंने अभी आपसे एक बात कही, मैंने कहा मुफ्ती महबूबा मुफ्ती नहीं तो इन्होंने बनाई, नीतीश कुमार के साथ में बनाई। तो मैं यही कह रहा हूं, फिर जैसे वो वैसे ही आप, तो आप फर्क कैसे हुए? फिर देश के जो हालात हैं, जिस तरीके के इन्होंने बनाए हुए हैं, इस वक्त इनको हटाने से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं। गजब गजब गजब। भ्रष्टाचारी भी इनके भाई आज के डेट में है, मतलब उनको भगाने के लिए भ्रष्टाचारियों के साथ भी ये जाएंगे। और इसी में पार्टी का गठन हुआ है। तो कह रहे हैं कि सबसे पहले हटाना है तो भ्रष्टाचार को गले लगाना है। राजेश टीवी पे पैसे लेते हैं, ये हमको भ्रष्टाचारी बताएंगे? नहीं ले रहे थे टीवी पे। अरे मैंने तो कहा था सबसे ज्यादा आप ईमानदार। नारायण डांड पैसे लेते हैं तो ईडी इनके पार्टी में आ जाए तो साफ सुथरे।
है ना? असम के मुख्यमंत्री की किताब। तो आप क्यों कीचड़ में चले गए? कोई कीचड़ नहीं है, ये झूठे आरोप लगा लगा के सबको बंद। अच्छा ठीक है, राइट। पाठक जी देखिए लास्ट डिबेट विल बी ओपन। गुप्ता जी वहां बैठो, वार्निंग दे दूंगा मैं, बता देना। देखिए कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, पीछे आ जाओ। हाँ। चोर चोर मौसेरे भाई। अरविंद केजरीवाल ईमानदारी का चोगा पहन के आए थे और यही दिल्ली की जनता है जिसके खिलाफ इतनी मोटी फाइल लेके आए थे। दिल्ली में कहे थे माननीय शीला दीक्षित के खिलाफ इतनी मोटी फाइल है, कहां गई वो फाइल? दिल्ली में कुछ हुआ? कोई घोटाला पर्दाफाश? मैं जर्नलिस्ट, पहला जॉब मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में किया था एज ए टेनिस रिपोर्टर, लेकिन वो घोटाला शांत हो गया। जिसको इन्होंने बोला कि भ्रष्टाचारी है, दोनों हाथ खड़े करके आज उसके साथ गलबैया कर रहे हैं। नहीं, वो ये कहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस समय कुछ भी करना पड़े, चाहे भ्रष्टाचार से भी गले लगाना पड़े, लगा लेंगे, लेकिन इनको हटाना है। वही देखिए ना कि मोदी विरोध में भ्रष्टाचारी कौन तय करेगा? इस देश में कोर्ट है ना, आप कोर्ट की भी नहीं मानते। देश को कोर्ट को तय करने दो, कोर्ट जो जिसको न्याय करेगा कोर्ट कर देगा। आप किसी कहने से थोड़ी भ्रष्टाचारी हो जाएंगे। सीबीआई ईडी को किसी के पीछे लगा देंगे और तोते से जो मर्जी कहेंगे वो बोल देगा, वो भ्रष्टाचारी हो गया। इनके कहने से थोड़ी हो जाएगा, कोर्ट को तय कर लेनी चाहिए। सीबीआई ईडी किसके पीछे है भाइयों, ये पता करो। जो भ्रष्टाचारी है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, देश की संपत्ति का नुकसान किया है, सीबीआई ईडी उसी के पास है। सीबीआई ईडी जो है उसी के पीछे लगी है। सीबीआई ईडी ये तोते हैं, तोते। इन्होंने विकास तो किया, भारतीय जनता पार्टी ने देश का विकास तो किया, दो लोगों का किया, अडानी और अंबानी। क्या बात है, दो का। आम पब्लिक का विकास नहीं हुआ प्रतीक जी, ना आपका हुआ ना मेरा हुआ। आप भी चैनल पे हैं, मैं भी डिबेट में। तो क्या करें जाके? अरोड़ा जी कह रहे हैं कि आप भी चैनल में हैं, हम भी डिबेट में हैं। ओलंपिक में किसने करे घोटाले? इनसे ये कांग्रेस के प्रवक्ता थे, ओलंपिक का घोटाला, डीटीसी का घोटाला, खुद तो घोटालेबाज है, एक नंबर के चोर ये। अरोड़ा जी कह रहे हैं आप भी चैनल में हैं, हम भी फुटपाथ पे हैं। अरोड़ा जी क्या कर लें बताइए? अरे नहीं, ऐसे तर्क नहीं दिए जाते। मैं संतुष्ट हूं अरोड़ा जी, और बहुत अच्छा कर रहा हूं। आपकी दुआ नजरे इनायत है मेरे ऊपर। लेकिन मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूं कि विरोध उस पे करें जिस पे तर्क हो आपके पास। जब तर्क ना हो, क्योंकि आपके पास तमाम सारे साधन मौजूद हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं, कहते हैं कि नहीं साहब ये गलत है, ये गलत हुआ है, लेकिन आप वो नहीं कहेंगे क्योंकि उससे माइलेज नहीं मिलता। जिससे माइलेज मिलता है उसी से तो चुनाव लड़ना है बस। हाँ अरोड़ा जी ने जो बोला, अरोड़ा जी को जानते हो? अरोड़ा जी बहुत असंतुष्ट आदमी हैं। जीवन में इतने बड़े फेल्योर आदमी उन्होंने देखा ही नहीं। कह रहे देखिए मैं भी यहाँ हूँ, आप भी यहाँ हैं। अरे कहाँ चले जाऊँ, पेड़ पे बैठ जाऊँ जाके? मैं तो सिर्फ उनका जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा सिर्फ अडानी और अदानी, ठीक है, लेकिन जब प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वडेरा, उनके पास कितने पैसे थे? वो पैसे कहां से आए? जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी प्रॉपर्टी चांदी और सोने के गिलास में पानी पिया जाए तो पैसा कहां से आया? आज मोदी जी अगर कर रहे हैं कुछ जनता के लिए, कहां से आया? मोदी जी जनता के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे। हमारे आपके लिए कर रहे, बच्चों के लिए कर रहे, स्कूल के लिए कर रहे, सड़क के लिए कर रहे, जो इतना यूपी में। मैं ठीक है, मैं आपका भी जवाब लिया और अरोड़ा जी का भी लिया। अरोड़ा जी परेशान ना होइएगा, हम दोनों लोग साथ ही साथ चलेंगे। वक्त थोड़े से ब्रेक के बाद आए। वंदे मातरम। गाजियाबाद में गेमिंग ऐप से धर्मांतरण मामले की जांच में पुलिस सूत्रों के हवाले से यह बात सामने आई कि शाहनवाज उर्फ बद्दो नाबालिगों को दुबई ले जाने की फिराक में था। खबर है कि पुलिस को इसकी जानकारी ग्रुप चैट से मिली, जिसके मुताबिक बद्दो ने गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण के लिए बड़ी प्लानिंग की थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बद्दो नाबालिगों को दुबई ले जाना चाहता था। ग्रुप चैट की जांच में पुलिस को यह भी पता चला कि उसने बच्चों को न सिर्फ दुबई जाने के लिए मुफ्त में हवाई टिकट का लालच दिया, बल्कि फ्री में वहां रहने और खाने पीने की व्यवस्था करने का भी वादा किया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसी वजह से जांच एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि दुबई में बद्दो के तार कट्टरपंथियों से भी जुड़े हो सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड के मंदिरों में भी अब ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में मंदिर में कम कपड़ों में आने वाले लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई।
और इसके लिए एक बोर्ड भी मंदिर के बाहर लगा दिया गया, जिसके जरिए भक्तों से अपील की गई कि कम कपड़ों में मंदिर में प्रवेश न करें और मंदिर के बाहर ही रहें। ये फैसला हरिद्वार के दशेश्वर महादेव मंदिर और नीलकंठ मंदिर कमेटी ने लिया। कम से कम 80% शरीर ढका रहना चाहिए बहन बेटियों का, उससे समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। असल में उत्तर प्रदेश के कई मंदिरों में भी भक्तों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया। इसमें अपील की गई है कि कम कपड़ों में मंदिर में प्रवेश न करें और अब हरिद्वार के मंदिरों में भी ड्रेस कोड लागू कर दिया गया। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि गाजियाबाद में गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण कराने का आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दो किराए की गाड़ी से फरार होने की तैयारी में था। पुलिस के मुताबिक वो किराए पर कार मुहैया कराने वाली ऐप जूम कार के जरिए गाड़ी बुक करने की कोशिश में था, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण कराने के आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दो को यह पता था कि पुलिस उसे ढूंढते हुए महाराष्ट्र के ठाणे के मुंब्रा इलाके में पहुंच चुकी है, जिसके बाद वो भागकर कोल्हापुर पहुंच गया और वहां से आगे जाने के लिए वो बस या ट्रेन नहीं बल्कि किराए की कार का इस्तेमाल करना चाहता था, क्योंकि उसे ये डर था कि पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर जाल जरूर बिछाया होगा। और पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए ही उसने किराए पर कार मुहैया कराने वाली ऐप जूम कार के जरिए गाड़ी बुक करने की कोशिश की, जिसके लिए उसने अपने नंबर से कई बार फोन किए, लेकिन सूत्रों का दावा है कि वो कार बुक करने में नाकाम रहा। सूत्रों का दावा है कि गाजियाबाद में गेमिंग ऐप से धर्मांतरण करवाने वाले मास्टरमाइंड शाहनवाज उर्फ बद्दो के निशाने पर एक हिंदू नाबालिग लड़के की दोस्त भी थी। मतलब गेमिंग ऐप के जरिए बद्दो न सिर्फ हिंदू लड़कों को बल्कि लड़कियों को भी बरगलाकर उनका धर्म बदलवाने की तैयारी में था। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि इसका पता तब चला जब गाजियाबाद पुलिस ने गेमिंग ऐप फोर्टनाइट और डिस्कॉर्ड की जांच की, जिसमें पुलिस को ऐप पर बने एक चैटिंग ग्रुप में एक हिंदू नाबालिग लड़की के शामिल होने का पता चला, जो एक लड़के की दोस्त है। पुलिस को शक है कि बद्दो उस हिंदू नाबालिग लड़की को भी बरगलाकर मुस्लिम बनाने की फिराक में था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि बद्दो ने ग्रुप में शामिल एक लड़के की मदद से साजिश के तहत उस लड़की को ग्रुप में शामिल किया था, ताकि धीरे धीरे ब्रेन वॉश कर उसका भी धर्मांतरण करवाया जा सके। इधर गैंगस्टर संजीव जीवा हत्याकांड पर पुलिस सूत्रों का बहुत बड़ा दावा सामने आया है, जिसके मुताबिक हत्याकांड के आरोपी विजय यादव ने पुलिस के सामने ये कबूल कर लिया है कि संजीव जीवा की हत्या के लिए उसे लाखों रुपए मिलने वाले थे। क्योंकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी विजय यादव ने पूछताछ के दौरान पुलिस को ये बताया कि किसी ने उसे गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या करने के बदले लाखों रुपए देने का वादा किया था। लेकिन जब पुलिस ने आरोपी विजय यादव से उस शख्स के बारे में जानकारी मांगी, तब उसने उस आदमी के बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं बताया, बल्कि पुलिस को गुमराह करने के लिए गोलमोल जवाब देने लगा। ऐसे में पुलिस अधिकारियों को लगता है कि आरोपी विजय जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि लखनऊ में कोर्ट परिसर के अंदर गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के शूटर जीवा की हत्या गैंग वॉर का नतीजा है। जीवा की हत्या कराने के पीछे पश्चिमी यूपी के बड़े गैंगस्टर सुनील राठी पर शक जताया जा रहा है, जिस पर मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में हत्या कराने का भी आरोप है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि सुनील राठी की तरह ही पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला संजीव जीवा गैंग बनाकर इलाके में अपना दबदबा बनाने लगा था। इसीलिए यह आशंका जताई जा रही है कि गैंग वॉर की वजह से ही संजीव जीवा को ठिकाने लगा दिया गया। पुलिस सूत्र बताते हैं कि हत्याकांड का आरोपी विजय यादव सुनील राठी गैंग से जुड़ा है। खबर है कि करीब 3 महीने पहले विजय यादव सुनील राठी गैंग के संपर्क में आया था, जिसके बाद उसे जीवा को मारने की सुपारी दी गई। दावा किया जा रहा है कि करीब 1 महीने से विजय लखनऊ कोर्ट की रेकी और हत्या की प्लानिंग में जुटा था और इसीलिए वो अपने घर वालों के संपर्क में भी नहीं था। पुलिस सूत्रों का दावा है कि आरोपी विजय यादव लखनऊ में कोर्ट परिसर के अंदर गैंगस्टर जीवा को मारने के लिए पूरी तैयारी से आया था। जीवा को उस वक्त गोली मारी गई जब उसे पेशी के लिए लखनऊ जेल से कोर्ट लाया गया और उसकी सुरक्षा में 2 दारोगा, 4 हेड कांस्टेबल और 6 सिपाही तैनात किए गए थे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि जीवा के पहुंचने से पहले ही शूटर विजय यादव वकील के कपड़ों में पहले से ही कोर्ट में उसका इंतजार कर रहा था। कोई उस पर शक न करे, इसके लिए उसने जेब में पेन और हाथों में फाइल पकड़ रखी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जैसे ही संजीव जीवा कोर्ट परिसर में दाखिल हुआ, वैसे ही विजय शूटर भी उसके पीछे चलने लगा और फिर मौका मिलते ही उसने पीछे से उस पर गोलियां दागनी शुरू कर दी। सूत्र बताते हैं कि जीवा को मारने के बाद विजय कोर्ट रूम से बाहर भागा, लेकिन वहां मौजूद वकीलों ने उसे पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। हालांकि बाद में पुलिस के जवानों ने उसे वकीलों से छुड़ा लिया। गैंगस्टर संजीव जीवा हत्याकांड की एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। एसआईटी की टीम 1 दिन पहले मौका वारदात पर पहुंची और करीब 1 घंटे तक कोर्ट परिसर में तफ्तीश करती रही और इस दौरान फोरेंसिक टीम और लखनऊ के डीसीपी वेस्ट समेत कई अधिकारी नजर आए। इस दौरान एडीजी टेक्निकल मोहित अग्रवाल, अयोध्या जोन के आईजी प्रवीण कुमार, जेसीपी क्राइम नीलाब्जा चौधरी हत्याकांड से जुड़े हर पहलू की जांच पड़ताल की और करीब 1 घंटे बाद एसआईटी की टीम वहां से लौट गई। इसके बाद लखनऊ में ही जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर के दफ्तर में कोर्ट में गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या के वक्त मौजूद पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज किए गए। वहीं इस मामले में सूत्रों ने दावा किया है कि पुलिस ने एक मोबाइल फोन बरामद कर लिया है, जिसे शूटर विजय यादव का बताया गया।
दावे के मुताबिक मोबाइल फोन को जांच के लिए भेज दिया गया है। उधर शूटर विजय यादव को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गैंगस्टर संजीव जीवा को शूटर विजय यादव ने 6 गोलियां मारी थी। एक रोज पहले लखनऊ में कोर्ट परिसर के अंदर जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद देर रात डॉक्टरों की एक टीम ने उसके शव का पोस्टमार्टम किया, जिसके मुताबिक संजीव जीवा को 6 गोलियां लगी जो उसके शरीर के आर पार हो गई। सभी गोलियां पीठ पर बाईं तरफ मारी गईं जो सीने और पेट की तरफ से दूसरी तरफ निकल गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी पता चला कि सभी गोलियां शरीर में एक दूसरे के बेहद करीब लगी, जिसकी वजह से ये आशंका जताई जा रही है कि विजय एक शार्प शूटर है और उसे गोली चलाने की ट्रेनिंग मिली थी।